हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल इज नथिंग बट एन एलैबोरेशन ऑन द थंबनेल यू जस्ट सॉ। पर ये ना ही केवल एक वीडियो को लाइटर नोट पे शुरू करने का तरीका है। आज का ये आर्टिकल आपके इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स के लिए। देखिए, आप जानते हैं जो सूडान कॉन्फ्लिक्ट या सूडान वॉर चल रहा है बिटवीन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री, वो हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हम इस तरह के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं तो इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है कुछ कुछ सेक्टर्स की, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा। तो वो जो कमोडिटी है वो किस पर्टिकुलर ट्री से आती है, वो ट्री अगर अफ्रीका के उस रीजन में स्थित है तो उस ट्री के लिए क्या परफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। आप जानते हैं कि 2021 का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे प्रीलिम्स का, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं कि ये जो ट्री है वो डेसिडियस है या ट्रॉपिकल एवरग्रीन या उसका क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सूडान वॉर पे कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ की जैसे सवाना टाइप क्लाइमेट आपको पता होना चाहिए, या सूडान टाइप क्लाइमेट आपको ये पता होना चाहिए कि अकाशिया ट्री कहाँ है, अकाशिया ट्री क्या होता है। आपको गम अरेबिक के बारे में पता होना चाहिए जिससे सारी इंडस्ट्रीज हिट हो गई हैं फिजी ड्रिंक्स की। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पहले यहाँ पे जो लिखा है वो देख लेते हैं। अब इसको कवर करने के बाद तीन ऐसी चीजें हैं जो एडिशनल मुझे आपको बतानी है, एक अकाशिया ट्री पे, एक गम अरेबिक पे, और तीसरा के किन किन तरह की इंडस्ट्रीज में इसकी एप्लीकेशंस हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर केमिकल है या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये कौन कौन सी इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स या फार्मास्यूटिकल्स, ऑल दैट। तो आई वुड टेल यू अ बिट अबाउट इट। ओके, तो देखिए जैसे कि यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा है, सूडान की जो इरप्शन हुई है इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, इट हैज लेफ्ट इंटरनेशनल कंज्यूमर गुड्स मेकर्स रेस टू शोर अप सप्लाईज ऑफ गम अरेबिक, वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट sought after products and a key ingredient in everything from fizzy drinks to candy and cosmetics। तो ये तो आपको पहले पैराग्राफ से ही पता चल गया कि फिजी ड्रिंक्स में, कैंडीज बनाने में, ग्लूई स्टिकी चीजें बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में हम गम अरेबिक का यूज करते हैं। और सूडान सबसे प्रोमिनेंट कंट्री है इस गम अरेबिक के लिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है या कमोडिटी है जो सूडान के लिए, जो सूडान से हम बेसिकली सारे लेते हैं, वो ये गम अरेबिक ही है। साथ ही में देखिए एक और चीज, आपने वो वीडियो अगर कवर नहीं की है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप शुरुआत के कुछ 5 से 10 मिनट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपको हक्की पिक्की ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए। जो कर्नाटका के हक्की पिक्की ट्राइब्स हैं वो क्यों इतनी भारी मात्रा में अफ्रीका जाते हैं, और क्योंकि सूडान में सबसे ज्यादा वही स्ट्रैंडेड थे और इसके वजह से काफी कर्नाटका इलेक्शन आ रहे हैं तो थोड़ी पॉलिटिक्स भी छिड़ गई थी। ऑपोजिशन was saying, why aren't you doing enough for Hakki Pikki tribes, they're stranded there, evacuate, and stuff like that। तो आपको पता होना चाहिए हक्की पिक्की ट्राइब्स के लिए। मैं वीडियो लिंक कर दूंगी शुरुआत के 5 से 10 मिनट। ओके, about 70% of the world's supply of gum arabic, for which there are few substitutes, comes from the acacia trees in Sahel। देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो अकाशिया ट्री साहेल रीजन में है और स्पेसिफिकली सूडान का जो अकाशिया ट्रीज हैं वो पूरे वर्ल्ड की 70 to 80% वर्ल्ड सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट करता है गम अरेबिक की। 80% लिखा है, 70% लिखा है, बोथ आर फाइन, विच इज बीइंग टॉर्न अपार्ट बाय अ फाइटिंग बिटवीन द आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्स। तो देखिए सबसे ज्यादा जो ग्रस्त हैं वो कंपनीज जैसे कोका कोला, पेप्सिको, है ना। तो वो अपने स्टॉक पाइल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि 3 से 6 महीने एटलीस्ट हमारे पास हमारा पाइल्ड अप स्टॉक हो और हमें जरूरत ना पड़े। बट ऑफ कोर्स 3 से 6 महीने ये जो वॉर है या कॉन्फ्लिक्ट है कब तक चलेगी, नोबडी नोज अबाउट इट। तो एवरीबडी इज वेरी वेरी कंसर्न। अब देखिए क्या है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे इसके सब्सिट्यूट्स चल जाएंगे गम अरेबिक के, जैसे मे बी फेविकॉल्स में या कॉस्मेटिक्स में, लेकिन फिजी ड्रिंक्स में तो चल ही नहीं सकता, गम अरेबिक की ही जरूरत है। इसीलिए सूडान के साथ एक कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ओके, सो फॉर कोका कोला एंड पेप्सिको दिस इज अ वेरी वेरी वरिंग सिचुएशन।
region. However, prior conflicts have tended. अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इससे पहले जो सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हुए, दारफूर में हुए, ठीक है, देखिए आपके प्रीलिम्स में भी दारफूर रीजन कहाँ है, इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, दारफूर, चेचन्या, आप उठा के देखिए, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो भी क्राइसिस हुआ है सूडान में, वो दारफूर ऐसे रिमोट एरियाज में हुआ है, लेकिन अब क्योंकि जो कैपिटल है खार्तूम, वहां पे इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो ऑफ कोर्स जो कम्युनिकेशन है, इकोनॉमी है, वो सब कुछ पैरालाइज हो गई है. फॉर कंपनीज लाइक पेप्सी एंड कोक, दे कांट एग्जिस्ट विदाउट हैविंग गम अरेबिक इन देयर फॉर्मुलेशंस. ओके, क्योंकि जो सारे जो ड्रिंक कंपनीज है वो क्या करती हैं, फूड एंड ड्रिंक कंपनीज, वो गम का एक स्प्रे ड्राइड वर्जन यूज करती हैं. वो पाउडर लाइक बन जाता है, गम को आप ड्राई कीजिए, है ना, और फिर वो एक पाउडर लाइक ग्राउंड फॉर्म में बन जाएगा और उसको आप बेसिकली यूज करते हैं. तो फिजी ड्रिंक्स में अगर आपको सारे सब्स्टिट्यूट जो एक ड्रिंक में है, यू हैव टू होल्ड देम टुगेदर, यू नीड दिस पर्टिकुलर पाउडर मेड फ्रॉम गम अरेबिक. बाकी चीजों में तो चल जाएगा, बाकी सेक्टर्स में, बट हियर देयर आर नो सब्स्टिट्यूट्स. ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. मे बी आपके प्रीलिम्स में यही लिखा है कि there are no substitutes fizzy drink सेक्टर में गम अरेबिक के. तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ 3 टॉपिक्स पर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके इस बार के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत रेलेवेंट है, जो आपको पता होना चाहिए. पहली बात तो गम अरेबिक के बारे में. तो गम अरेबिक एक नेचुरल गम है, ऑफ कोर्स ट्रीज पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम नेचुरल गम है, राइट. तो ओरिजिनली देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए, अकेशिया ट्री की बहुत सारी स्पीशीज होंगी, बहुत सारी वेराइटीज होंगी. तो अकेशिया की 2 ऐसी वेराइटीज हैं या 2 ऐसी स्पीशीज हैं जिससे हम बेसिकली, जिसके सैप से हम गम अरेबिक निकालते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अब साथ ही में सूडान एक सबसे ज्यादा कमर्शियल एरिया है इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से. ओके, तो 70 to 80% जो साहेल रीजन है, वहां से, साहेल इज बेसिकली सेनेगल टू सोमालिया, तो इस रीजन से गम अरेबिक आता है. साथ ही में अगर हम नाम की बात करें कि गम अरेबिक नाम क्यों, है ना, क्या अरब देशों से, मिडिल ईस्ट से इसका कोई रिश्ता है, क्योंकि यही मैनिपुलेट किया जा सकता है. गम अरेबिक में लिख देंगे कि सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा गम अरेबिक हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सबसे बड़ा बिजनेस सऊदी अरेबिया में है, हेंस द नेम, और मिडिल ईस्ट में है, हेंस द नेम, या इजिप्ट में है, हेंस द नेम. इट्स नॉट ट्रू. ओके, तो गम अरेबिक नाम इसीलिए रखा गया है इसका, क्योंकि जो गम अरेबिक बेसिकली क्या है, जो यूरोप है, यूरोप इसको 9th सेंचुरी या बहुत पुराने टाइम में यूरोप अरेबिक पोर्ट्स के माध्यम से इसे इंपोर्ट किया करता था. गम अरेबिक को अफ्रीका से मंगवाने के लिए अरेबिक पोर्ट्स का यूज किया जाता था, जो बेसिकली मिडिल ईस्ट में थे, ठीक है, यूरोप तक जाने के लिए. तो क्योंकि ट्रेड रूट ऐसा था, तो इसे गम अरेबिक बोलने लगे, तो वही नाम आज भी एको करता है. साथ ही में देखिए, आपको ऑफ कोर्स सेकंड मैंने आपको बोला था कि गम अरेबिक की एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है. पहली बात तो गम अरेबिक इज नथिंग बट ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स का एक मिक्सचर. ओके, और ये वाटर में सॉल्युबल है. वाटर में सॉल्युबल नहीं होता तो फिजी ड्रिंक्स में कैसे यूज किया जाता है, एडिबल है ऑफ कोर्स, तभी तो आप फूड इंडस्ट्री में और फिजी ड्रिंक्स इंडस्ट्री में से यूज कर पा रहे हैं, ठीक है. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. और देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने जब आपको बताया कि कहीं कहीं इंडस्ट्रीज में अगर हम इसके सब्स्टिट्यूट यूज कर लें तो चल जाएगा, तो वो ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे यूज होता है, प्रिंटिंग में, पेंट्स में, ग्लूज, कॉस्मेटिक्स, तो ये सारी चीजें आपको, इंक्स में, तो ये आपको पता होनी चाहिए. ओके, और साथ ही में एक थर्ड टॉपिक जो मैंने आपको बोला था जिसपे आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो है अकेशिया ट्री. तो देखिए, अकेशिया ट्री के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए. आप इसको मिमोसा की नाम से भी जानते हैं, या थॉर्न ट्री, या वॉटल, है ना. तो मिमोसा आई थिंक आपने नाम सुना होगा, ठीक है. तो ये जो बेसिकली अकेशिया या मिमोसा, ये एक फैमिली को बिलोंग करता है, फैबेसी. अब फैबेसी वही फैमिली है जो पल्सेस, जिसे हम लेग्यूमिनस ट्रीज जितने भी होते हैं, या वेराइटीज जिसमें पी, बीन, लेग्यूम्स, ये सारी जितने भी चीजें आती हैं वो फेबेसी में आती है. तो वही वाली फैमिली है जिसको एकेशिया बिलोंग करता है. तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए. मे बी आपके प्रीलिम्स में ऐसा लिखा हो
कि जो लेग्यूमिनस ट्रीज जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं वही एकाशिया भी उसको बिलोंग करता है. दैट्स ट्रू. ओके, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो. और जितनी भी स्पीशीज हैं एकाशिया की, ऑल स्पीशीज, ऑल इज अ वर्ड, अदरवाइज यू वुड फील कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, स्टेटमेंट्स गलत होती हैं. एकाशिया की सारी स्पीशीज पॉड बेयरिंग है. ओके, पॉड बेयरिंग है. साथ में हर एक स्पीशीज में सैप होता है, लीव्स होते हैं जिसमें बहुत सारे टेनिन्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. क्या इसका रीजन है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंने आपको यही बता दिया कि साहेल रीजन में इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं. तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा अकाशिया ट्रीज पाए जाते हैं. और अगर हम अकाशिया सेनेगल की बात करें, अकाशिया जिससे हम बेसिकली ये गम अराबिक निकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अकाशिया सेनेगल इंडिया के कुछ पार्ट्स में भी उगता है, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स है पंजाब के आसपास. और साथ ही में पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि हमारे नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान भी आ जाता है. कुछ कुछ इंडिया में भी इस तरह का रीजन है, ऑस्ट्रेलिया, बाकी अफ्रीका. ओके, सो दिस इज द ब्रॉड रेंज जो आपको पता होनी चाहिए. ऑलराइट, तो अगर हम बाकी यहाँ पे आर्टिकल्स देखें, देखिए एक और चीज हमें आज स्पेस पॉलिसी डिस्कस करनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके इस बार के प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से और आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि स्पेस सेक्टर में लेटली बहुत कुछ हो रहा है. वी हैव एंटर्ड इनटू द कमर्शियल एरेना. हम कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं कंट्रीज से. हम पहले भी किया करते थे पर हमने उसको अपस्केल कर दिया है. तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं कि आप हमें थोड़ा पे कीजिए, हम आपकी सैटेलाइट्स क्या करेंगे, ऊपर लॉन्च कर देंगे अपने रॉकेट को यूज करके. और भी बहुत सारी चीजें स्पेस में लेटली हमने देखी कि अपना एक स्पेस टाइम बनाने की बात की जा रही है. जैसे अर्थ का एक टाइम है, वैसे एक स्पेस का टाइम होना चाहिए. अ लॉट ऑफ सच थिंग्स हैज बीन हैपनिंग. तो स्पेस पॉलिसी उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से. क्या कंपोनेंट्स हैं स्पेस पॉलिसी के, और कैसे एक इस तरह की ओपन स्पेस पॉलिसी जिसमें प्राइवेट सेक्टर का प्रमोशन किया जा रहा है, उसके क्या चैलेंजेस होंगे, उसके क्या एडवांटेजेस होंगे, लॉट मेनी थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट. तो आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी कुछ खास चीजें कि 4 डिस्टिंक्ट एंटिटीज को हम डिस्कस ही कर लेते हैं. 4 डिस्टिंक्ट एंटिटीज को बेसिकली जिम्मा दिया गया है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स को निभाना है. वो ऐसी 4 डिस्टिंक्ट एंटिटीज कौन सी है? देखिए क्या होता है कि प्रीलिम्स में यही लिखा आ जाएगा कि जो स्पेस पॉलिसी है, इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023, वो 4 डिस्टिंक्ट एंटिटीज को 4 डिफरेंट रोल्स देता है. तो आप ये नंबर पढ़ के मे बी कंफ्यूज हो सकते हैं कि 5 हो सकते हैं या 3 एंटिटीज हो सकती हैं, पर अगर आपने स्पेस पॉलिसी पढ़ी है तो इट वुड बी क्वाइट ईजी कि आपको पता हो. और ऑफ कोर्स प्रीलिम्स में और क्या पूछा जा सकता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो अगर एक ऑब्जेक्टिव में ये लिखा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को भी स्मूदन आउट करना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है, तो आप सोचेंगे या इंटरनेशनल रिलेशंस क्या कर रहा है उसमें, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव है. तो आपको ऑब्जेक्टिव्स और ये 4 एंटिटीज को क्या डिफरेंट 4 रोल्स दिए गए हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ने हैं. ओके, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या लिखा है. एक और टर्म है ओपन स्पेस पॉलिसी. ओपन स्पेस पॉलिसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके मेंस में. ठीक है, तो आई वुड टेल यू द डेफिनेशन एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट यू कैन फॉलो ऑन योर ओन. ऑप्टिमिस्टिक स्पेस पॉलिसी लेज आउट प्लान्स टू प्राइवेटाइज सेक्टर. अब देखिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, पहला जो स्टेटमेंट है वो यही बन जाता है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि किसने अप्रूव किया है. ये जो स्पेस पॉलिसी नई आई है ये अप्रूव किसने की है. तो इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय इंडियन कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, क्योंकि स्पेस सेक्टर आज तक आप कह सकते हैं कि नो गो एरिया रहा है. ऑल्दो लेटली काफी ओपन अप कर दिया है इसे, पर काफी समय के लिए एटॉमिक एनर्जी और स्पेस और टेलीकम्युनिकेशंस भी एक समय पे. तो स्पेस एक नो गो एरिया था, तो सेंसिटिव एरिया है, सिक्योरिटी रिलेटेड एरिया है, तो ऑफ कोर्स इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय इंडियन कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी. यू मस्ट नो दिस. ओके, तो क्या हुआ है, सेंटर ने अपडेट की है अपनी स्पेस पॉलिसी, जिसे क्लियर किया गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रैल 6 को, लेकिन इसे पब्लिक किया गया है थोड़े ही समय पहले. has drawn measured optimism from India's budding private sector startup space. Okay, तो देखिए, और साथ ही में एक और क्वेश्चन आपके इस बार के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट हो जाता है. बहुत सारे प्राइवेट स्टार्टअप्स, हम उन पे एडिटोरियल्स, उन पे आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं. तो आपसे प्राइवेट स्टार्टअप्स के हेडक्वार्टर्स के साथ मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या फिर क्या उनकी स्पेशलाइजेशन है, या उन्होंने कोई रिसेंटली अगर कुछ
अपना लॉन्च किया है, तो वो उसके पर्सपेक्टिव में मैच द फॉलोइंग आ सकता है। और ना ही केवल ये आपके प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है, पर साथ ही में आपके मेंस में भी अगर प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड कुछ पूछा जाए, दैट रिसेंटली लॉट मेनी प्राइवेट सेटअप्स और स्टार्टअप्स हैव बीन स्प्रिंगिंग अप इन दी स्पेस सेक्टर, तो आपको ऑफ कोर्स 3 से 4 नाम तो लिखने ही है, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, उन्होंने क्या रिसेंटली किया है, वो लिखना है, ठीक है। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। Okay, the Indian Space Policy 2023 creates 4 distinct but related entities. Okay, ये जो entities हैं ये created ही हैं, हमने बस इनको काम क्लियरली डिमार्केट करके दे दिए हैं, आपने ये करना है, आपने ये, और आप एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर ना करें। तो इससे बेसिकली क्लैरिटी आ गई है सेक्टर के लिए भी और प्राइवेट स्टार्टअप्स के लिए भी। That will facilitate greater private sector participation in activities that have usually been the traditional domain of the ISRO. तो आज तक बहुत सारी एक्टिविटीज सिर्फ इसरो को ही बर्डन अप कर दिया गया था कि सारा काम आपने ही संभालना है, तो वो कहीं ना कहीं लिफ्ट करके हमने बाकी एंटिटीज को बांट दिया है। ओके, तो देखिए यहाँ से हमें ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। पॉलिसी ऐसा कहती है, पॉलिसी कह रही है तो ऑफकोर्स आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही प्रीलिम्स में भी पूछी जाएगी कि पॉलिसी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू ऑगमेंट स्पेस कैपेबिलिटीज, तो पहली बात तो स्पेस कैपेबिलिटीज हमें और बढ़ानी है अपनी। एनेबल, एनकरेज एंड डेवलप अ फ्लरिशिंग कमर्शियल प्रेजेंस इन स्पेस। ओके, हमें अपनी कमर्शियल प्रेजेंस, जैसे कि मैंने बताया, हम कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, हमें और इसे एनहांस करना है, एनकरेज करना है, स्पेस को यूज करना है एज अ ड्राइवर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ओके, और फिर ये जो टेक्नोलॉजीज हम डेवलप करेंगे स्पेस को यूज करके, उसको हम अलाइड एरियाज में यूज करेंगे, मे बी एग्रीकल्चर में, फिशरमैन को SMS प्रोवाइड करवाना सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से कि ओके आज आप मत जाइएगा क्योंकि सीज वुड बी सावर एंड ऑल दैट। Pursue international relations and create an ecosystem for effective implementation of space applications among all stakeholders. तो ये कुछ बहुत ही जनरलिस्टिक से ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पॉलिसी के। तो पहली एंटिटी कौन सी यहाँ पे क्रिएट की गई है, या पहली एंटिटी कौन सी ऐसी है जिसको कुछ काम दिया गया है, वो है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो इन स्पेस क्या करेगा? इन स्पेस बेसिकली सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करेगा। इट इज अ सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी और ऑथराइजेशन एजेंसी फॉर स्पेस लॉन्चेज। ठीक है, ये स्पेस लॉन्च होना है, इसके लिए अप्रूव कर दो, किसके पास जाएंगे? इन स्पेस के पास। ये और ऑफ कोर्स और भी चीज़ों के लिए जो भी क्लियरेंस आपको चाहिए होगी, अगर आपने लॉन्च पैड एस्टैब्लिश करना है, यू हैव टू बाय एंड सेल सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ें भी इन स्पेस को दी गई हैं। से यू हैव टू डिसएमिनेट हाई रेजोल्यूशन डेटा अमंग अदर थिंग्स। तो हाई रेजोल्यूशन डेटा को डिसएमिनेट करना, स्प्रेड करना, ये सब कुछ इन स्पेस को दिया गया है। साथ ही में इन स्पेस और क्या करेगा? इट विल ऑल्सो डेवलप स्पेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, प्रमोट आइडेंटिफाइड स्पेस एक्टिविटीज, एकेडमिया के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करेगा अपने स्पेस इकोसिस्टम को वाइडन करने के लिए। इट वुड एनेबल इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। ठीक है, तो बेसिकली अगर दो चीज यहाँ से हमें पता चलती हैं जो इन स्पेस को दी गई हैं, पहली बात तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, अगर मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, सिंगल विंडो क्लियरेंस या ऑथराइजेशन जो भी आप समझे, और दूसरा है कि एकेडमिया और इस स्पेस की लिंकेज। ठीक है, तो ये चीज हमने पहली एंटिटी कवर कर ली। दूसरी एंटिटी है इसरो। इसरो क्या करेगा? इसरो वुड फोकस ऑन रिसर्च इनटू आउटर स्पेस। देखिए, जो भी आज तक के लॉन्चेस या ग्राउंड लेवल पे चीजों को तैयार करना, ये सब कुछ अब इसरो नहीं करेगा, क्योंकि इसरो के बर्डन को रिलीज करके अब हमने इसरो को नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने का काम दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम दिया है, और चीजें एक्सप्लोर करने का, जो ट्रूथ साइंस आज तक ढूंढ रही है स्पेस के, वो चीजें पता लगाने का काम दिया है। Okay, this will mean developing new space technologies and applications to maintain India's edge in space infrastructure, space transportation, applications, capacity building and human space flight. ये सब कुछ of course इसरो ही करेगा। इंडिया का एज मेंटेन करना आज तक कौन करता आ रहा था? इसरो। ये काम तो ऑफ कोर्स उन्हीं का है। साथ ही में और क्या करेगा इसरो? इसरो विल आल्सो शेयर टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स,
प्रोसेसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आज तक उनके एक्सपीरियंस में, इतने सालों का एक्सपीरियंस स्पेस से रिलेटेड, अपनी टेक्नोलॉजीज जो आज तक उन्होंने डेवलप की, प्रोडक्ट्स जो उन्होंने डेवलप की, प्रोसेसेस जो उन्होंने सीखे, तो वो शेयर भी की जाएंगे किसके साथ? नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ, जिसमें प्राइवेट कंपनीज आती हैं ऑफ कोर्स, राइट, और गवर्नमेंट कंपनीज के साथ भी. The policy underlines that ISRO will transition out from the wahi cheez, it will transition out from the existing practice of being present in the manufacturing of operational space systems वगैरह, ये सब कुछ ISRO नहीं करेगा, completely नहीं करेगा. तो completely word अगर आपको लिखा दिखा है तो वो सही है. Hereafter mature systems, ओके वही चीज यहाँ लिखी है कि इंडस्ट्री के जो मैच्योर सिस्टम्स है वो सब कुछ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करेंगे. अब हम आते हैं थर्ड एंटिटी पे. थर्ड एंटिटी है एनसिल. एनसिल इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. ओके, जो अभी तक ऑलरेडी कुछ सक्सेसफुल कमर्शियल स्पेस लॉन्चेस कंडक्ट कर चुका है. और आप जानते हैं इसरो का जो अंतरिक्ष था, अंतरिक्ष का ये रिप्लेसमेंट कह सकते हैं आप इसको. तो एनसिल क्या करेगा? एनसिल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कमर्शलाइजिंग स्पेस टेक्नोलॉजीज. ओके, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो लेना, और आप कहा हम काम कर देंगे, आप हमें थोड़ा पैसा पे कीजिए इस चीज के लिए, ऑफ कोर्स जैसे बिजनेस होता है वो सब कुछ एनसिल संभालेगा. एंड प्लेटफॉर्म्स क्रिएटेड थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर एज वेल एज मैन्युफैक्चर, lease or procure space components, technologies, platforms and other assets from private or public sector. तो ये सारे काम जो हैं बचे हुए कमर्शियली और प्रोक्योर करना स्पेस कंपोनेंट्स को, टेक्नोलॉजीज को प्राइवेट सेक्टर से या पब्लिक सेक्टर से, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सब कुछ एनसिल करेगा. फाइनली फोर्थ एंटिटी पे हम आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या करेगा? ओवरऑल पॉलिसी गाइडलाइंस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ, कहीं तो सरकार का कुछ रोल होगा, है ना, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन या पॉलिसी गाइडलाइंस या डायरेक्शंस, वो तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ही देगा. ओके, तो ये नोडल डिपार्टमेंट होगा फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्पेस टेक्नोलॉजीज. कोऑर्डिनेट, अब वही इंटरनेशनल कॉपरेशन कौन करेगा? इंटरनेशनल कॉपरेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, वो तो होगा ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, राइट. तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे. coordinate international cooperation and coordination in the area of global space governance and programs in consultation with, तो in consultation with Ministry of External Affairs. यहाँ पे international cooperation, international relations वाला एरिया आ जाता है जो हमने शुरुआत में देखा था. साथ ही में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्रिएट करेगा एक एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, जो स्पेस एक्टिविटी में अराइज हो सकते हैं. तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम किसको दिया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को. While private sector participation has been highlighted as one of the main draws of the new policy, अब वही चीज, जो प्राइवेट सेक्टर अभी के लिए इंडियन कंपनीज ही है. प्राइवेट सेक्टर का मतलब एफडीआई इसमें ऑटोमेटिक रूट से होगी नहीं होगी, वो अभी तक इस पे पॉलिसी का कुछ भी कहना नहीं है. तो फॉरेन कंपनीज नहीं, इंडियन कंपनीज. प्राइवेट सेक्टर मींस इंडियन कंपनीज. तो ऑफ कोर्स आपके प्रीलिम्स में ये इसको मैनिपुलेट करके लिखा होगा दैट एफडीआई इन द रीसेंट स्पेस पॉलिसी, एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट, 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट हैज बीन अलाउड, व्हिच इज नॉट द केस. ओके, रोल डिमार्केशन, तो वही सबसे अच्छी बात है कि रोल डिमार्केट कर दिए. ओके, तो इससे हमने क्या किया? सीड्स सो कर दिए हैं फॉर अ प्राइवेट सेक्टर स्पेस इंडस्ट्री. तो जैसे इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर एक समय पे हुआ करता था, कंप्लीटली नो गो एरिया, सरकार का ही एरिया था, तो वैसे ही अब देख लीजिए प्राइवेट कंपनीज, है ना, वोडाफोन या और भी एयरटेल, ये सब कुछ, तो वैसे ही हम स्पेस सेक्टर में भी देख सकते हैं. ओके, so this is what has been said. The clarity has been brought that Department of Space won't be everything, and whatever will be done will be relevant to, for instance. Okay, now this is not important, जो भी चीजें यहाँ पे लिखी है. One aspect that's revolutionary according to me is the enabling of open data access. अब एक और चीज यहाँ पे important है, वो है open data access. ठीक है, तो इसरो की जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट हो रहा है उसका ओपन एक्सेस मिलेगा, लेकिन हर तरह के डेटा के लिए नहीं. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ओपन सैटेलाइट डेटा एक्सेस जो है वो उन तरह के सैटेलाइट इमेजेस के लिए मिलेगा विद ग्राउंड सैंपल डिस्टेंस ग्रेटर देन 5 मीटर्स. तो 5 मीटर्स ग्राउंड सैंपल डिस्टेंस, यानी कि एक इमेज है, एक इमेज में जो 2 पिक्सल्स हैं, वो 2 पिक्सल्स में बेसिकली 5 मीटर से ज्यादा का गैप है.
तो मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत ही बारीक चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी, क्योंकि अगर उस लेवल की चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल करवा दी जाएं तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के कंसिडरेशन से, ठीक है। तो ये चीज़ हाउएवर दोज विद GSG लेस देन 30 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड इन, ओके, तो अगर आपको लेस देन 30 सेंटीमीटर का एक्सेस चाहिए तो इन स्पेस की ऑथराइजेशन, तो इन स्पेस को ही ऑथराइजेशन एजेंसी दिया गया है, तो जो भी इस तरह की ऑथराइजेशन रिलेटेड काम है वो इन स्पेस करेगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको स्पेस पॉलिसी से रिलेटेड पता होनी चाहिए थी। अब देखिए, मोर और लेस हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि आपको क्या क्या, ऑफकोर्स कुछ कुछ चीज़ें प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से। अगर एग्जाम्पल आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो आप कॉम्पोनेंट्स में क्या लिखेंगे, आप ऑफकोर्स क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स, है ना, और इन्हांस ओवरऑल इसरो मिशन, यानी कि ओवरऑल इसरो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। तो ये सारी कुछ कुछ पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, क्या 4 डिफरेंट एंटिटीज के क्या 4 तरीके के डिफरेंट रोल हैं। इट वुड मेक इंडियन स्पेस प्रोग्राम कंपेटिटिव, ओपन, राइट। और हम जो हमारा स्टैचर है, यूजुअली देखिए, आप देखेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। सक्सेसिव इकोनॉमिक सर्वेज ने यही बताया है। तो आप इकोनॉमिक सर्वे का डेटा ही कोट कर देना कि हम इतना लैक कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, तो दैट वुड गो अप। तो ये सारी चीज़ें बना के ऑफ कोर्स आप एडवांटेजेस वगैरह लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कि कुछ कुछ जो स्पेस स्टार्टअप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, अग्निकुल, स्काई रूट, है ना। तो स्काई रूट एरोस्पेस है, हैदराबाद बेस्ड है, ठीक है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, लॉन्च व्हीकल्स, स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए बनाना। तो बहुत रिसेंटली हमने जो फर्स्ट प्राइवेट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल देखा था, विक्रम, ओके, तो मिशन प्रारंभ के तहत, ठीक है, तो वो इन्होंने बनाया था। तो ये आपको पता होना चाहिए स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में। और आप क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, अग्निकुल कॉस्मोस जो चेन्नई बेस्ड है, ठीक है, तो इनकी भी स्पेशलाइजेशन लॉन्च व्हीकल्स बनाना ही है स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए। तो इन्होंने क्या किया था 2021 में, अपना सक्सेसफुली टेस्ट किया था फुली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, जिसे हमने अग्निलेट कहा था। तो आप क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स एग्जांपल्स अगर आपने मेंस में लिख रहे हैं, स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई, ठीक है। और क्या आप लिख सकते हैं, पिक्सल। पिक्सल के बारे में तो ऑफ कोर्स सबको पता है, पिक्सल बेंगलुरु बेस्ड है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स इनकी स्पेशलाइजेशन है, ओके। तो इनकी जो फर्स्ट सैटेलाइट थी 2021 में हमने लॉन्च होते देखी, आनंद। इनका प्लान भी जानते हैं आप पिक्सल का, कि हमें कॉन्स्टेलेशन 30 सैटेलाइट्स की 2023 तक, है ना। ये सब कुछ हम पिक्सल को डिस्कस कर चुके हैं। और क्या आप लिख सकते हैं, आप सैटशोर के बारे में लिख सकते हैं, अगेन बेंगलुरु, मोस्टली जो ध्रुव स्पेस, सैटशोर, ये सब बेंगलुरु बेस्ड हैं। तो सैटशोर क्या करता है, डेटा एनालिटिक्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ध्रुव स्पेस क्या करता है, अगेन बेंगलुरु बेस्ड, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना इनका काम है, ठीक है। तो ये सारे आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। और आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हेडक्वार्टर्स, आई वुड अगेन रिपीट इट फॉर यू, स्काई रूट एरोस्पेस का जो हेडक्वार्टर्स है वो हैदराबाद में है, अग्निकुल कॉस्मोस का चेन्नई में है, पिक्सल का बेंगलुरु में है, स्काइलो या फिर सैटशोर या फिर ध्रुव स्पेस, ये सब बेंगलुरु में है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ओके। अब हमें इंडियन एक्सप्रेस के ही एडिटोरियल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक एक्सप्लेन्ड का आर्टिकल, हाउ इंडिया स्पेंड्स ऑन हेल्थ। तो देखिए, हेल्थ पे जैसे कि हमने प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली कह रहे थे, बहुत सारी कंट्रीज़ को एड्रेस करते हुए, बहुत सारी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। तो PM गोज ऑन टू से कि भारत जो है ना, वो हेल्थ का या हेल्दी लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि हमें कोई इलनेस नहीं है। हम हेल्थ को एक नॉच ऊपर देखते हैं, यानी कि मेंटल हेल्थ, सोशल वेलबींग, इकोनॉमिक, हर चीज़ बेसिकली हम एक होलिस्टिक वे में हेल्दी लिविंग को देखते हैं और उसी पे हम काम करते हैं, ठीक है। और साथ ही में फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा उस अपनी स्पीच में, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कि इंडिया ने आज तक जो भी मेडिसिन या अपनी नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन है, कुछ भी सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखी है। हम ना ही केवल अपने लिए मेडिसिन बनाते हैं अफोर्डेबल रेट्स पे, बल्कि वर्ल्ड के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं। आप जानते हैं जेनेरिक मेडिसिन जो अफ्रीका को जाती हैं वो हम भेजते हैं मैक्सिमम, और
वैक्सीन मैत्री है ना, जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था कोविड-19 के समय, वैक्सीन जो हमने भेजी। लेकिन ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि अगर हम एक फार्मास्यूटिकल हब बनना चाहते हैं तो कुछ कुछ ब्लॉट्स हमारी इमेज पे हैं जो रिसेंटली हमने देखे हैं। जो एक सोनीपत बेस्ड कंपनी थी, कैसे गैम्बियन डेथ्स को उससे लिंक किया जा रहा है WHO द्वारा। ओके, काफ़ी लोगों बच्चों की वहाँ पे जान गई है कफ सिरप को कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियल इथाइल अल्कोहल था। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे एक चेन्नई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके जो आई ड्रॉप्स थे वो US में कहीं लोगों, अभी देखिए एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कॉजल रिलेशनशिप, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा WHO कहती है कि उन आई ड्रॉप्स की वजह से कुछ लोगों को कैटरैक्ट हो गया। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हमें फिक्स करने की ज़रूरत है अगर हम अपनी रेपुटेशन उस लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे हेल्थ को देखते हैं। The government expenditure on health as a percentage of GDP has increased. आपके prelims में क्या आएगा? The government expenditure on health as a percentage of GDP has decreased. और आप समझेंगे हाँ, सब कुछ तो बुरा ही हो रहा है हमारे देश में, तो ये भी हुआ ही होगा, है ना। यूजुअली तो हम यही सोचते हैं, एडुकेशन पे नहीं बढ़ रही हमारी GDP का परसेंटेज एक्सपेंडिचर, तो इस पे भी नहीं बढ़ रहा होगा। लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि रिसेंटली पैंडेमिक भी आया था, राइट। तो पैंडेमिक के समय पे तो ऑफ कोर्स हेल्थ का बहुत सारा परसेंटेज, GDP का बहुत सारा परसेंटेज हेल्थ पे गया, राइट। तो इस तरह से सोचने की कोशिश कीजिए। ऑल्दो जो यहाँ पे हम डेटा देख रहे हैं वो अ लिटिल बिट बिफोर द पीरियड जो पैंडेमिक का था वो देख रहे हैं। ओके, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज इंक्रीज्ड। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग बाय पीपल ऑन हेल्थ हैज डिक्लाइंड। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऊपर जाएगा तो उसका मोस्ट प्रोबेबली जो इफेक्ट है वो यही होगा कि आप, मैं और हम जैसे जो आम लोग हैं, जब किसी भी तरह की इलनेस के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें अपनी तरफ से कम खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें इंश्योरेंस दी है, गवर्नमेंट ने हमें मेडिक्लेम सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, या फिर गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो आपकी तरफ से लग रहा है वो कम होगा, राइट। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन डाउन। ओके, ओवर द प्रीवियस ईयर। डेटा, ये कौन सा डेटा बताता है? नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स 2019-20 का डेटा, जो पिछले हफ्ते ही रिलीज किया गया है, इस हफ्ते। ओके, अब ये जो नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स हैं ये क्या कहते हैं? दे आर अ स्नैपशॉट ऑफ इंडियाज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर। इंडिया का एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर पे कितना है, ठीक है, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, प्राइवेट सेक्टर, NGOs, इंडिविजुअल्स कितना स्पेंड कर रहे हैं। ओके, they answer questions on the sources of healthcare spending and its management and on the providers and utilization of healthcare services. देखिए कुछ कुछ आपको solutions मिलेंगे, बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। Main findings in report. तो रिपोर्ट क्या कहती है? पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर कितना बड़ा है? हमने देखा बड़ा है, लेकिन कितना, ठीक है। तो 2015 में 1.13% था GDP का, 2020 में 1.35% है, ठीक है। और साथ ही में इसका मतलब ये भी है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हेल्थ पे पर कैपिटा, यानी कि मनी स्पेंट ऑन ईच इंडिविजुअल, हैज ऑलमोस्ट डबल्ड। ओके, 2015 से 2020 के बीच में, 2015 में ₹1108 था और 2020 में ₹2014 है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम ये भी देखें 1.35% इज वेरी शॉर्ट। जो हमारा टारगेट है, हमारी हेल्थ केयर पॉलिसी जो है, हम चाहते हैं कि 2025 तक हम 2.5% इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर पे करें। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की वो यही कहती है, ठीक है। तो इट विल, अब देखिए ऑफ कोर्स जो अगले साल की रिपोर्ट आएगी 2020-21 जैसे भी जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसमें हम इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखेंगे, क्योंकि पैंडेमिक वाला डेटा रिफ्लेक्ट होगा उसमें। The government's share in total money spent on healthcare has gone up by 12.4 percentage points. Okay, this is also good कि गवर्नमेंट का शेयर टोटल मनी स्पेंट में, यानी कि जो जितना पैसा हेल्थ केयर पे जा रहा है, आप खर्च रहे हैं, NGOs खर्च रहे हैं, प्राइवेट लोग कंपनीज खर्च रही हैं, सरकार खर्च रही है, उस पूरे में से, उस पूरे हेल्थ केयर स्पेंडिंग में से कितना गवर्नमेंट खर्चती है, ठीक है। तो वो भी बढ़ा है 2015 से 2020 के बीच में। 2015 में इट वाज टू 29% एंड इट हैज गॉन टू 41.4%। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, 2 people have been spending। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर
has declined. Okay, so people have been spending less from their pockets on healthcare. अगर हम 2020 की बात करें तो 47.1% of total spending on healthcare came out of people's pockets. ओके तो 2015 में कितना था 62.6%. जो पूरा हेल्थ केयर पे स्पेंड हो रहा है उसमें से कितना आप खर्च करते हैं. ठीक है, तो वही मतलब कि आपके पूरी इनकम में से सबसे ज्यादा पैसा हेल्थ केयर पे तो नहीं जाना चाहिए, राइट. तो लेकिन 2015 में क्या हो रहा था कि जो भी हेल्थ केयर पे खर्चा हो रहा है वो मैक्सिमम आप कर रहे थे 62.6%. इट हैज डिक्लाइंड टू 47.1%. एम क्या है, जितना लो हो सके वहां तक हम इसे लेके जाए. ओके, ताकि आप आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जस्ट बिकॉज आप बीमार हो गए इस वजह से और खराब ना हो जाए. ओके, क्योंकि आपका सारा ऐसा होता है ना, हमने हमेशा सुना है कि कहीं कहीं इस तरह की इलनेसेस या इस तरह की किसी की हॉस्पिटलाइजेशन होती है कि उन्होंने अपने जेवर गिरवी रख दी है या कहीं लोगों की ज़मीनें चली गई. ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग. Point number 3. Of the government's total healthcare spending in 2020, 55.9% was on primary care. वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा पैसा सरकार का, ठीक है पैसा बढ़ रहा है, स्पेंडिंग बढ़ रही है हेल्थ केयर पे, लेकिन किस पे स्पेंड कर रहे हैं. तो आपके प्रीलिम्स में लिखा हो सकता है द मैक्सिमम स्पेंडिंग इज गोइंग टू टर्शरी केयर. ठीक है, जो बड़ी बड़ी सर्जरीज वगैरह ये सब कुछ होती हैं इन तरह की चीज़ों में, हॉस्पिटलाइजेशन. ऐसा बिल्कुल नहीं है. प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, जो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे काम करता है कि डिसीजेस बेसिकली कम उस पर ही रुक जाएं या प्रिवेंट ही कर दें हम. ठीक है, तो 55.9% प्राइमरी केयर पे जा रहा है, 29.6% सेकेंडरी केयर पे और 6.4% टर्शरी केयर पे. अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 2015 में एक्चुअली 14% टर्शरी केयर पे जा रहा था, अब 6.4%. तो दैट हैज कम डाउन टर्शरी केयर पे. ठीक है, बाकी में तो ऑफ कोर्स इट हैज गॉन अप. 55.9% आज है तो 51.3% था पहले और 21.9% दोनों केसेस में बढ़ा है. तो डिक्लाइन हुआ कहाँ से है, टर्शरी केयर से. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, द गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर यानी कि इंश्योरेंस स्कीम्स पे, PMJ, RSBY, स्टेट स्कीम्स जो इंश्योरेंस की हैं, इट हैज गॉन अप. ओके, तो 5.7% इन टोटल हेल्थ स्पेंडिंग, जो 2015 की टोटल हेल्थ स्पेंडिंग में से केवल 5.7% इंश्योरेंस स्कीम्स पे हो रहा था सरकार द्वारा, अब 9.3% है 2020 में. वेरी गुड थिंग. ओके, गवर्नमेंट वर्सेस पॉकेट स्पेंड या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. इंक्रीज इन गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ऑल्सो टेक्स इनटू. अब देखिए यहाँ पे एक डॉक्टर है, वो बता रहे हैं, हेल्थ इकोनॉमिस्ट हैं बेसिकली, तो वो कह रहे हैं कि देखिए जो हम अभी डेटा पढ़ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हेल्थ एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. तो एक चीज़ यहाँ गलत है, वो ये है कि हम इसमें कैपिटल स्पेंडिंग, जो इक्विपमेंट्स या डायलिसिस की मशीन, इस तरह की BP इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये सब भी काउंट करता है. कैपिटल स्पेंडिंग भी काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये सब कुछ भी काउंट कर रहा है. ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग क्योंकि बाकी कंट्रीज ऐसा नहीं करती. बाकी कंट्रीज केवल करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर पे काम को गिनती हैं. ओके, तो हमारा एक ट्रू पिक्चर नहीं दिख रहा कि अगर हम कैपिटल स्पेंडिंग को निकाल दें कि कैपिटल स्पेंडिंग पे कितना हमारा गया है, तो अगर हम सिर्फ करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर देखें तो केवल 1.04% पे हैं हम अभी भी. 1.04% ऑफ GDP गोज ऑन करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. इस हिसाब से हमारी जो रैंकिंग आएगी 164th आएगी आउट ऑफ 184 कंट्रीज इन गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग. ओके, अब ये पॉइंट हमने देख ली. तो अगर आप हेल्थ पे लिख रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स, अगर कोई डायरेक्टली इस रिपोर्ट पे ही या इस डेटा पे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेंस में, तो आप ये लिखेंगे कि कैपिटल स्पेंडिंग. अब देखिए आपके प्रीलिम्स में ये क्या पूछा जा सकता है कि दिस डेटा डज नॉट काउंट कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैपिटल स्पेंडिंग. हम 1.35% अपना हेल्थ केयर पे स्पेंड कर रहे हैं, विच इज क्वाइट अनट्रू. हम इंक्लूडिंग कैपिटल स्पेंडिंग कर रहे हैं. The small increase in percentage could be because GDP growth. अब देखिए एक और रीजन भी हो सकता है कि जो हमने इंक्रीज देखा है परसेंटेज ऑफ GDP का हमारा हेल्थ पे जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि 2020 में तो जिसका हमने डेटा भी पढ़ा, वो GDP नहीं ग्रो की थी इतनी. GDP ग्रोथ ही बहुत स्लो थी. तो छोटी GDP का थोड़ा प्रोपोर्शन भी अगर आप बेसिकली अपना हेल्थ पे कर रहे हैं तो वो ज़्यादा दिखता है. अगली बार तो और ज़्यादा दिखेगा क्योंकि COVID-19 का मेन टाइम पीरियड वही था जो अगले हम रिपोर्ट में देखेंगे.
टोटल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस हमने देख लिए, कुछ अच्छी चीजें भी आपको दिखेंगी. टोटल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इंक्लूडिंग स्पेंड्स बाय, टोटल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ मतलब जो सरकार खर्च रही है, प्राइवेट प्लेयर्स, इंडिविजुअल्स, एनजीओ, सबकी एक्सपेंडिचर मिला के. तो एज अ proportion of GDP has fallen. ओके तो ये गलत है. ओके नहीं खैर दिस इज ऑल्सो गुड थिंग, आई विल टेल यू हाउ. टोटल स्पेंडिंग जो है हेल्थ पे हो रही है, इट हैज फॉलन फ्रॉम 3.9% 2015 में टू 3.3% इन 2020. तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हेल्थ केयर सर्विसेज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी. कंजम्पशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज गॉन डाउन, डिमांड नहीं है. ठीक है, इससे ये पता चलता है. ओके, वी सॉ अ डिक्लाइन इन हॉस्पिटलाइजेशंस एंड आउट पेशेंट सर्विसेज. अब देखिए कितना सही है कितना गलत है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि कोविड-19 में बाकी सारा ध्यान सिर्फ कोविड पे ही था. ठीक है, तो वो भी एक दिक्कत है, पर वो 2015 का डेटा भी हम यहाँ देख रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग हॉस्पिटलाइजेशन कम हुई. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, अब देखिए जो यही हेल्थ इकोनॉमिस्ट हैं वो तारीफ करते हैं कई चीज़ों की फिर कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो आयुष्मान भारत के तहत बनाए जा रहे हैं, या जो इंश्योरेंस स्कीम PMJ, बहुत ही अच्छे स्टेप्स हैं फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए. दे आर वेलकम. ओके, बस बात यह है इनको हम और इम्प्लीमेंट सही से करें. ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाई इम्प्रूविंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन दैट मेक अप. ओके, स्पेंडिंग ऑन इंश्योरेंस, तो देखिए इंडिया डेफिनेटली बहुत कुछ कर रहा है. पहली बार हमने रेयर डिसीजेस पॉलिसी देखी अभी, है ना, तो रेयर डिसीजेस पे भी काम करना बहुत ही, आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप टू. बट वहाँ पे भी अ लॉट हैज़ टू बी डन. हेल्थ में वी हैव गॉट अ लॉन्ग रूट टू कवर. स्पेंडिंग ऑन इंश्योरेंस, द रिपोर्ट, अब रिपोर्ट क्या कहती है कि एक इंक्रीज हुआ है स्पेंडिंग ऑन प्राइवेटली परचेज्ड हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो हम बेसिकली 3.9% ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर 2015 में इन तरह की प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे देख रहे थे, अब 7.72% है, मोर देन डबल्ड. ओके, 2020 में. तो ये क्या बताता है बेसिकली कि लोग अब प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम्स पे ट्रस्ट करते हैं, और जो होना भी चाहिए क्योंकि सरकार पूरी मार्केट को नहीं केटर कर सकती. गवर्नमेंट फिनेंस्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेंडिंग वेंट अप फ्रॉम 3.8% to 6.37%, which is also a good thing. Increase in purchase of private insurance depicted that people accepted this as the way forward. Okay, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को सप्लीमेंट करना ही है प्राइवेट सेक्टर में. The national regulator is also working on developing the better products that people from the middle class and upper middle class would happily buy. This would definitely expand the basket. हमें कवरेज बढ़ानी है, पेनिट्रेट करना है मार्केट में, तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर की एक्सेप्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब एक और चीज़ देखिए, अब हम आते हैं स्टेट्स के ऊपर. आप जानते हैं हेल्थ क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कौन करेगा, स्टेट करेगी. ठीक है, तो जो स्टेट्स हैं, ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि स्टेट्स मस्ट इंक्रीज हेल्थ केयर स्पेंडिंग, और जो टारगेट है अचीव उन्हें करना चाहिए. जो बेसिकली कहता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2017 की, वो कहती है कि 8% ऑफ स्टेट बजट शुड गो टू हेल्थ केयर. ओके, राइट नाउ क्या है, केवल 1 से 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें 8% वाला टारगेट अचीव हुआ है. मैक्सिमम 4.5 to 5% ही खर्च करते हैं. कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने 2020 में 8% टारगेट को ब्रीच किया है या ऑलमोस्ट अचीव किया है? तो मेघालय, गोवा, केरला, बाकी यूटीज हैं. तो दिल्ली यूटी है 18.7%. तो मैक्सिमम आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी है जो खर्च कर रही है अपने बजट का हेल्थ केयर पे, वो दिल्ली है 18.7% 2020 के हिसाब से. ठीक है, पुडुचेरी आता है फिर 10.5%, फिर आता है मेघालय 8.9%, गोवा 8.7%, केरला 8%. ओके, health being a state subject, much of the government spending comes from the state. There is a need for this. अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर क्या कहते हैं, which is very relevant. हमने देखा, देखिए, और इतना समय हो गया हमें वीडियोस कवर करते हुए, और फिर जितने भी एडिटोरियल्स पॉसिबली आए होंगे, जो राइट टू हेल्थ केयर का बिल आया राजस्थान में, अब तो एक्ट खैर, उसके खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट हो रही थी, बहुत सारे डॉक्टर्स ने एडिटोरियल्स लिखे, बहुत सारे हेल्थ इकोनॉमिस्ट ने एडिटोरियल्स लिखे, इंडियन एक्सप्रेस में भी, द हिंदू में भी. किसी ने भी उन प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं किया था.
किसी ने भी नहीं। ऑल्दो ग्राउंड लेवल पे और रीजंस हो सकते हैं, हम यहाँ बैठ के क्या कह सकते हैं क्या नहीं, वी नेवर नो, पर सबने अप्रिशिएट किया है। राजस्थान लेटली ऑल्दो वो इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं जैसे भी, पर बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं, आउटलायर स्टेप्स ले रहे हैं जो इंडिया में नहीं है, वो स्टेप्स ले रहे हैं। पहली स्टेट ऐसी बनती है राजस्थान जहाँ पे एक DPSP को लॉ बनाया जा रहा है, राइट टू हेल्थ, ठीक है। तो अच्छा स्टेप है। गिग वर्कर्स के लिए वहां पे पहला एक स्टेट बन रही है कि गिग वर्कर्स की प्रोटेक्शन के बारे में या सोशल सिक्योरिटी के बारे में वहां पे बिल लाया जा रहा है। अ वेरी गुड स्टेप, आई थिंक द फर्स्ट इन आवर कंट्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर केंद्रीय सरकार को क्या करना है, केंद्रीय सरकार को अगर राजस्थान जैसे ये कर रहा है, राइट टू हेल्थ को एक लॉ बना रहा है, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो सेंटर को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए फिनेंशियली एंड अदरवाइज ऑल्सो। राजस्थान का एग्जाम्पल कोट करना चाहिए हर स्टेट को, ताकि बाकी स्टेट्स भी ना हों इस तरह के स्टेप्स लेने के लिए, और एडिशनल फंड्स दीजिए राजस्थान को इनफैक्ट। तो ये बेसिकली केंद्रीय सरकार अपने पार्ट पे कर सकती है। ओके, तो लेट्स लुक एट अदर आर्टिकल्स। ओके, द मैसेज एंड द मीडियम। अब यहाँ पे मन की बात हो रही है। मन की बात से रिलेटेड देखिए मैं आपको क्या बताना चाहूँगी। अगर आप कोई भी आंसर अपने GS4 में लिख रहे हैं या GS1 में लिख रहे हैं, मीडिया पे या फिर आउटरीच पे, सोशल आउटरीच, कोई एक पॉइंट लिख रहे हैं, कैसे भी तो कैसे एक सरकार और एक जो इलेक्टोरेट है या कॉमन पीपल है उनके बीच में कैसे मीडिया या फिर कैसे रेडियो या सोशल आउटरीच उस गैप को ब्रिज करती है, वो हमें मन की बात से पता चलता है। एंड ए पॉलिटिकल मीडियम, राइट, जो हमने ऑफ कोर्स उसका 100th एपिसोड ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मन की बात आपके लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है। तो हम कुछ यहाँ पे मन की बात के कुछ स्टार मोमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कुछ स्वच्छ भारत या मन की बात शुरू कब हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी मेंस में एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया। सो इट वाज टू क्रिएट एन ए पॉलिटिकल ब्रिज बिटवीन द इलेक्टर एंड द इलेक्टेड। ओके, तो आप कुछ भी डेमोक्रेसी पे कि क्या डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल है, इस पे भी कुछ बनू के कोई आंसर लिख रहे हैं तो ये पॉइंट आप डाल दीजिएगा, या फिर थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट। मन की बात हिज इनफॉर्मल यानी कि PM's इनफॉर्मल इंटीमेट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स with his fellow countrymen. As the 100th episode of Man Ki Baat draws near, it is time to look back at the unique मंथली रेडियो एड्रेस जो अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ। ऑफ कोर्स सेम ईयर जब PM मोदी इलेक्ट हुए, तब से लेके अभी तक ये एक मंथली एड्रेस है, लास्ट संडे ऑफ अ मंथ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको एटलीस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है मन की बात को, एंड आवर वाइस प्रेसिडेंट इज अप्रिशिएटिंग ऑल दैट, तो आपको ये पता होना चाहिए। It's time to look back at the unique monthly radio address which started in October 2014 and has had a memorable run. Okay. बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स आप जानते हैं। देखिए पता है यहाँ पे जो ऑथर हैं वो तो ऑफ कोर्स इसलिए बात करें क्योंकि वही बेसिकली AIR लीड करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आज के समय में भी रेडियो इतना सक्सेसफुल हो सकता था, वो किसी ने नहीं सोचा था। रेडियो की इतनी आउटरीच पावर है, वो किसी ने नहीं सोची थी। तो वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का। तो इन्होंने फिर बताया कि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ऐसे हैं जो रेडियो की पावर को समझते हैं। ऑफकोर्स देखिए हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में तो रेडियो की क्या पावर थी वो तो आप सब जानते हैं, राइट, कैसे अंडरग्राउंड रेडियोज चल रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो वैसे ही बड़े बड़े लीडर्स हैं जैसे विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन का तो खुद का पॉपुलर रेडियो एड्रेसेस हुआ करते थे, ठीक है, फायरसाइड चैट्स। वैसे ही बहुत सारे US के प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं, जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जब ही वाज वेरी हैप्पी कि उनको एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट जब डेडिकेट किया गया था PM मोदी एंड बराक ओबामा, तो ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। जब रिपब्लिक डे और 2015 की बात हो रही है, तो इस स्पेशल एडिशन में क्या हुआ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर US प्रेसिडेंट ने बताया कि कैसे दे स्टार्टेड, किस तरह की बिगिनिंग्स उनकी हुई, राइट, कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से दोनों आते हैं, और कैसे दे बिकेम सक्सेसफुल, एंड क्या उनका कंसर्न है लोगों के लिए, जनता के लिए, उनकी वेलनेस के लिए, स्पेशली यूथ। तो यूथ वर्ड का जो इस एपिसोड का जो इम्पैक्ट था वो इनडेलिबल था। कैसे? क्योंकि दोनों ने इस चीज़ को एम्फसाइज किया। दोनों कहते हैं कि
कम्युनिस्ट कहा करते थे वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट एंड यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज, राइट? तो वैसे ही इन्होंने बोला कि हमें लगता है कि यूथ ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट टुडे, है ना, तो वो चेंज कर देना चाहिए। तो वैसे ही इससे जो हमारे भारत का यूथ है, इट गॉट वेरी इंस्पायर्ड, इट प्रॉम्प्टेड देम टू कम फॉरवर्ड टू पार्टनर विद नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में। लोग समझने लगे कि अच्छा हम हैं जो नेशन बिल्डिंग करेंगे, ओके। और साथ ही में ये अमेरिका का ट्रिब्यूट भी था टू पीएम मोदी, ओके। और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, कुछ और चीज़ें। रेडियो इन अ डेमोक्रेसी नीड्स टू सीमेंट डिफरेंट सेगमेंट ऑफ ऑडियंसेस विच कैन हार्डली। अब देखिए क्या है कि रेडियो हर जगह तक पहुँचता है, बहुत सारी ऐसी। अब देखिए पैंडेमिक के समय पे आपने क्या देखा, जो दूरदर्शन चैनल्स पे क्लास वाइज लेक्चर्स हो रहे थे, बहुत सारे रिमोट एरियाज तक वो पहुंचता था ना, हर जगह नहीं इंटरनेट और ये सब कुछ पहुंच रहा था। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, व्हाट अ रेडियो कैन डू इन अ डेमोक्रेसी विच कैन हार्डली बी डन अनलेस, ओके। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कैसे लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ हम 11 बजे सुबह मन की बात सुनते हैं, ओके। रिवाइंड टू सम ऑफ द माइलस्टोन्स, कुछ माइलस्टोन्स की बात की जा रही है, कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिकेम अ थिंग, दिसंबर 2014 में जब इसे लाया गया। A program aimed at bringing about a societal transformation, कि आप अपनी गर्ल चाइल्ड को किस नज़रिए से देखते हैं। स्पेशली मोर देन 100 जेंडर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया था इसमें, जहाँ पे बहुत ही बुरी सेक्स रेशो है, मतलब मेल्स बहुत ज़्यादा फीमेल्स बहुत कम, उनकी फीटिसाइड हो रहा था एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। फिर उसके बाद आप रेस्ट इज हिस्ट्री, कैसे उसके कुछ ही महीनों बाद एक सरपंच ने अपनी डॉटर के साथ एक हरियाणा के विलेज में सेल्फी खींची और वो वायरल होगी, फिर सेल्फी विद डॉटर कैंपेन चला। ये सब कुछ ऑफ कोर्स मन की बात का ही इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, ओके। फिर उसके बाद मन की बात इन स्वच्छ भारत का तो आप जानते ही हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? अक्टूबर 2, गांधी जयंती वाले दिन, अक्टूबर 2 2014। उसके जस्ट अगले दिन अक्टूबर 3 2014 हमने पहला एपिसोड देखा था मन की बात का, और वो कितना स्पेशल था आप लोग सब जानते हैं। कैसे कैसे उसमें क्लीनलीनेस मिशन, पीपल ड्रिवन होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? ये सब कुछ उसमें बताया गया। और कैसे 2016 का जो एक एपिसोड था कि कैसे एग्जाम्स के दौरान स्ट्रेस फ्री मैनर में रहना बहुत ज़रूरी है एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। कैसे पीएम बताते हैं कि अगर आप ट्रिमेंडस प्रेशर फेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, CNR राव, है ना, उन्होंने भी, उनको फीचर किया गया एपिसोड में। तो बहुत ही वैल्यूएबल, और लेक्चर वाले नहीं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स उन्होंने स्टूडेंट्स को दिए। तो दैट ऑल्सो बिकेम वेरी फेमस। सो फ्रॉम गर्ल चाइल्ड टू स्टूडेंट स्ट्रेस, फ्रॉम क्लेanliness टू कमिंग आउट ऑफ डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, द PM हैज ऑफन यूटिलाइज्ड मन की बात। और पैंडेमिक के समय पे तो आपको याद ही है कि अगला लॉकडाउन कब लगेगा, वो मन की बात से पता चलता था। तो मन की बात एज अ प्लेटफॉर्म टू evocatively make society speak to itself by speaking to him. Man Ki Baat has become a conversation that millions of Indians look forward to with a cup of tea on a Sunday every month. Okay, मन की बात represents वही कि असली में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ये होती है। तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। अब जो हम देखिए एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं, ये एक्चुअली एडिटोरियल में कुछ खास नहीं है। एडिटोरियल में कुछ पॉलिटिशियंस वगैरह के बारे में लिखा है, और वैसे भी कुछ आपके लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जो एडिटोरियल जिनके बारे में है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको अभी तक पता है, आनंद मोहन एंड सोशल इनजस्टिस, जी कृष्णैया के बारे में भी आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप GS4 में पब्लिक सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, IAS ऑफिसर्स, ये सब कुछ पढ़ते हैं। और लेटली क्या है, 2019 ऑनवर्ड्स क्या हुआ है कि इन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं GS4 में, रादर देन बाकी साइकोलॉजी या फिर इस तरह के टॉपिक्स। तो सारा फोकस अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पोर्शन पे है। तो उसमें आपसे बहुत सारी क्वालिटीज़ पूछी जाती हैं, राइट, कि अनोनिमिटी होनी चाहिए, ये लीडरशिप, दिस दैट, वो तो आप पढ़ेंगे ही। लेकिन कुछ प्रोटेक्शन या कुछ चीज़ें हैं, कुछ चैलेंजेस जो IAS ऑफिसर्स या पब्लिक सर्वेंट्स फेस करते हैं, वो सबसे बड़ा जो चैलेंज है उनकी लाइफ का, एंड यू नो दैट वेरी वेल, ओके। बहुत आसान है सबके लिए कहना कि हर किसी IAS ऑफिसर को ये बोल देना कि सब भ्रष्ट ही होते हैं, सब ऐसे ही होते हैं, कहने की बात है, बहुत सारी ऐसी बातें, और आप सब कुछ जानते हैं। पर क्या आपको ये बात नहीं पता कि पॉलिटिशियंस की तरफ से कितना प्रेशर डाला जाता है IAS ऑफिसर्स पे? या आपको ये नहीं पता कि सरकार का फेस कौन है?
वो एक IAS ऑफिसर है, कलेक्टर है, जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं। अगर हम सरकार कहते हैं तो मतलब अगर आपको सरकार देखनी है तो आप कलेक्टर देखेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का, राइट? तो जो जनता में यूजुअली क्या होता है कि बड़ी चीजें नहीं पता होती, और हम गलत नहीं कह रहे किसी चीज के बारे में, पर यूजुअली जनता में काफी आक्रोश होता है सरकार के प्रति, राइट? तो और वो सारा उस तरह का निकल जाता है कलेक्टर पे। अब सब जानते हैं किस तरह से जो जनता है, स्टोन पेल्टिंग, बहुत बारी कलेक्टर्स को ये सारी चीजें, बहुत बारी अटैक्स हो जाते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। तो ये एक इन सर्विसेज का सबसे बड़ा चैलेंज है। और जी कृष्णैया के साथ जो हुआ, वो आज भी बहुत सारे IAS ऑफिसर्स हैं, दे राइटिंग अबाउट इट, दे ट्वीटिंग अबाउट इट, है ना, कि वी हैव नॉट फॉरगॉटन जो उनके साथ हुआ, सबको जिस तरह से इतना ब्रूटली उनका मर्डर किया गया। वाई? ओनली रीजन बीइंग वो सरकार का फेस थे, ठीक है, और कुछ नहीं। इनफैक्ट वो तो उस जगह के कलेक्टर भी नहीं थे, जिसके कलेक्टर के प्रति उस जगह की जनता को आक्रोश था। खैर, स्टोरी हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, पर जब भी आप अपने आंसर में लिख रहे हो, आप जी कृष्णैया के इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो IAS एसोसिएशन है, उन्होंने भी बोला है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, जो बेसिकली जो कॉन्विक्ट हैं इनके मर्डर के, ठीक है, तो उनको रिलीज किया जा रहा है। उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली थी, पर उनको अब रिलीज किया जा रहा है। तो IAS एसोसिएशन ने कहा है कि हम इसे चैलेंज करेंगे। एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ सपोर्टिंग जी कृष्णैया की फैमिली, उनकी डॉटर, उनकी वाइफ, है ना। तो हम यहाँ कुछ चीजें देख लेते हैं। द देन कलेक्टर ऑफ गोपालगंज जी कृष्णैया वॉज लिंच्ड बाय अ मॉब बाय डॉन टर्न्ड पॉलिटिशियन। तो हम लेटली बहुत देख रहे हैं, माफिया टर्न्ड पॉलिटिशियन, गैंग टर्न्ड गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन। तो उसमें एक और हमें यहाँ मिल रहे हैं, वो है आनंद मोहन, ठीक है। तो क्या हुआ, December 5, 1994, तो यहाँ पे when बिहार वॉज, तो ये बेसिकली जो ऑथर है वो कहते हैं कि वो वही समय है जो एक सोशल जस्टिस के जो लीडर बताते हैं खुद को, लालू प्रसाद, वो तब राज कर रहे थे, वो बेसिकली CM थे। तो उनके ही टेन्योर के दौरान ऐसा हुआ। अनदर आइकन ऑफ सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स जो अब क्या है, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने फैसिलिटेट किया है रिलीज ऑफ मोहन, ओके। तो ही वॉज सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस उनके कन्विक्शन के बाद कृष्णैया मर्डर में। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ था, 5000 करीब लोगों का मॉब, जो आई थिंक एक प्रोसेशन चल रहा था। तो उसके दौरान कलेक्टर की गाड़ी है, कलेक्टर करके सबने उनको बाहर निकाला, और उस प्रोसेशन को लीड कौन कर रहे थे, ये आनंद मोहन। तो फिर उनको मार दिया पत्थरों से, बहुत ही बुरी तरह। अगर आप आई विटनेसेस हैं कुछ जो उनके न्यूज़ में अगर आपने सुने हैं, very brutal. The symbolism of this action can transcend epochs. And जी कृष्णैया जितनी कड़ी मेहनत करके वो वहां तक पहुंचे, a Dalit, living in a hut, अगर जब उनकी मृत्यु के बाद भी जब लोग उनके घर गए उनके संस्कार के लिए, तो उनका घर बेसिकली छोटी सी झोपड़ी था, है ना। कहते हैं ना कि IAS बन गए तो 7 पुश्ते खाएंगी, ऐसे बस धारणाएं बनाई हुई है। एक इंसान जो बहुत ही छोटी सी जगह से आ रहा है, उसने कितनी मेहनत की होगी वहां तक पहुंचने के लिए, और जनता का आक्रोश, सरकार। तो ये एक आई थिंक समथिंग हैज टू बी डन अबाउट इट। Untouchable becoming the collector of lawless Gopalganj, where a stone age public morality condemned him to death. District collectors are the वही चीज। तो district collector republic, state, government सबका फेस होते हैं ग्राउंड लेवल पे। If the state has a living image at the grassroots, it is that of the office of collector. Hence the slaying of the, तो मतलब जब आपने district collector को मार दिया तो मतलब आपने republic को अटैक किया, द किलर श्योरली। तो इसको ऐसे क्यों नहीं लिया जा रहा? अगर जैसे प्रधानमंत्री को या किसी और को जब उनको मारा जाता है तो इट बिकम्स अ थिंग, राइट? मतलब मैं इसको जर्नलाइज नहीं करी और ना ही मैं इसको इनसेंसिटिव तरह से इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, पर ये भी तो सरकार ही है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इन्होंने तो हमेशा रहना, काम करना है, तो क्यों नहीं it is taken as a thing. The killer surely would have known the social background of the collector. He deserved the gallows. वही कई लोग ये भी कहते हैं just because he was a Dalit and so he was targeted by the Don turned politician. बहुत सारी ऐसी चीजें।
तो वही बातें यहाँ लिखी हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अब हमें एक एडिटोरियल देखना है। A fragile piece, just give me a second, I want to. A fragile piece, Delhi is unimpressed by Beijing's pretense of normalcy. तो ये हमने कल बहुत ही लाइटली एक दो लाइंस में इस पर्टिकुलर आर्टिकल को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि आई न्यू कि समथिंग वुड स्प्रिंग अप इन द एडिटोरियल। तो क्या हुआ है, हमने मीटिंग देखी है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट ली शांगफू के बीच में। तो दोनों ही साइड्स ने अपनी पोजीशंस को दोबारा रीइटरेट किया है। जो इंडियन पोजीशन है हमने दोबारा बोली है, जो चाइनीज पोजीशन है उन्होंने दोबारा दोहराई है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया बोल दिया दोनों साइड्स ने, ठीक है। और दोनों की पोजीशन जैसी है कि एक बहुत बड़ा गैप दिखता है दोनों की पोजीशंस में, ओके। और हमारी परसेप्शन ऑफ कोर्स, और हमारी परसेप्शन सही है, ऑफ कोर्स दे आर रॉन्ग, खैर। पर हमारी परसेप्शन क्या है जो लद्दाख में 2020 में हुआ, और उनकी परसेप्शन क्या है, वो बहुत ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। ये भी डिफरेंट है कि उसको रिजॉल्व कैसे किया जाना चाहिए, और ये भी डिफरेंट है कि कैसे हाउ टू मूव फॉरवर्ड पीसफुली फ्रॉम देयर। हमारा प्री कंडीशन है, सी बॉर्डर पे जो हो रहा है वो हमारे नॉर्मल टाइज पे भी अफेक्ट करेगा। वो कहते हैं कि आप ये देखिए कि कितना कुछ, बार बार वही बात कि ये देखिए कि कितनी और चीज़ें हैं जो हमारे बीच में कॉमन है। आप एक ही डिफरेंस पे अटक जाते हैं, लेट अलोन बॉर्डर, व्हाट इज बॉर्डर, लेट पीपल डाई, दैट डजंट मैटर, दैट इज चाइनीज पोजिशन। दिस वॉज द फर्स्ट मीट। तो ये पहली मीट हुई है बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द टू साइड्स जब से सितंबर 2020 में हमने इस तरह की मीट देखी थी। तो सिंग्स स्टर्नली वर्डेड मैसेज, क्या मैसेज हमने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्टेटमेंट बताती है कि उन्होंने कैटेगोरिकली कन्वे किया कि कैसे हमारे जो रिश्ते हैं इंडिया और चाइना के, वो प्रेमाइज्ड है ऑन प्रेवलेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर्स। हमारे रिश्ते तभी फ्लरिश करेंगे जब पीस रहेगा बॉर्डर्स पे। और हमने क्या कहा कि जितने भी इश्यूज हैं LAC पे वो रिजॉल्व होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद एग्जिस्टिंग बायलेटरल अग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स। और हमने क्या कहा है कि अगर आप वायलेट करेंगे इन अग्रीमेंट्स या प्रोटोकॉल्स को, तो आप जितना भी बायलेटरल रिलेशंस का स्पेक्ट्रम है उस सबको इरोड कर देंगे। और हमने क्या कहा है कि देखिए जो डिसएंगेजमेंट होगी बॉर्डर पे, डिसएंगेजमेंट के बाद डी एस्केलेशन होना बहुत ज़रूरी है, ओके। अब देखिए सरप्राइजिंगली हमने ये नहीं कहा कि स्टेटस को हमने दोबारा जो प्री 2020 वाला टाइम था हमें वहां जाना है, विच इज क्वाइट सैड, ऐसा ऑथर भी कहते हैं। इन टोन एंड सब्सटेंस इट वाज स्ट्रॉन्ग असर्शन कि इंडिया की पोजीशन क्या है, ओके, that the resolution had to come through the comprehensive set of agreements on border management, okay। तो वही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। अब चाइनीज साइड हम देख लेते हैं कि चाइनीज साइड ने क्या कहा है। ली ब्रॉट द मैसेज दैट एज फार एज चाइना वॉज कंसर्न, तो ली कहते हैं कि देखिए सिचुएशन तो नॉर्मल है, द सिचुएशन ऑन द चाइना इंडिया बॉर्डर इज जनरली स्टेबल। उनकी स्टेटमेंट ये बताती है चाइना की, द टू साइड्स आर इन कम्युनिकेशन वाया मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स, दे शुड टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू की ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए कि क्या कैसे हम एशियन सेंचुरी में दोनों कंट्रीज वी कैन रूल एंड स्टफ लाइक दैट। प्लेस द बॉर्डर इशू, बॉर्डर को उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए जितनी वो डिजर्व करता है, ऐसा चाइना कह रहा है, ठीक है। Put it in an appropriate position and bilateral relations and promote the transition of the border situation to normalized management. Stable is not the word to describe. अब देखिए इन्होंने कहा stable है, पर stable तो वो शब्द है ही नहीं जो LAC पे exist करता है उसको describe करने के लिए हम use कर सकें, ओके। आप जानते हैं कैसे हमें बार बार हमारे इंडियन पेट्रोल्स को बार किया जाता है इन दी स्ट्रेटेजिक Depsang plains and then choke by China, हमें वहाँ एंटर नहीं करने दिया जा रहा, इट इज़ एन अटेम्प्ट। और जैसे जो उनका अटेम्प्ट था ताइवान क्राइसिस, तवांग क्राइसिस कोई नहीं भूला है जो बहुत रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के एरिया में हुआ। So we remember because these are very recent memories, okay। So nothing stable is a nonsensical word used to describe the situation at the LAC. Fragile, as External Affairs Minister described the situation recently, seems to be more appropriate. तो हम आपको एक शब्द बताते हैं fragile, जो हमारे एस जयशंकर ने भी कहा, वो शब्द सही है डिस्क्राइब करने के लिए सिचुएशन को। इट नाउ सीम्स, बेसिकली अब यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं
के बट स्टेप टू प्रिवेंट ऑन इंडिया मे बी ट्रेडिंग। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली अब चाइना ये बात क्यों बोल पा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ बायलैटरल राइट्स, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है क्योंकि हमारा भी ट्रेड डेफिसिट और बढ़ गया है, $100 बिलियन के करीब हो चुका है, उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट। तो चाइना को लगता है कि ट्रेड तो बढ़ता जा रहा है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है, तो मतलब चाइना के साथ उनको तो फायदा ही है, उनके इंपोर्ट्स घटे हैं, इंडिया के इंपोर्ट्स बढ़े हैं चाइना से, जो इंपोर्ट वो हमसे कर रहे थे वो और डिक्लाइन हो गए हैं। तो उनको लग रहा है कि वैसे क्या हम तो गेन ही कर रहे हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। जब इंडिया को हमसे चीज़ें खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बॉर्डर भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट दिस शुड नॉट बी द केस एज द ऑथर सेज। चाइना को ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। हम द हिंदू के बाकी आर्टिकल्स देख लेते हैं अब। ओके, रजिस्टर FIRs अगेंस्ट हेट स्पीचेस इवन विदाउट प्लेन्स सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए इस तरह का हम पहले भी कुछ महीनों पहले इस तरह का एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बस उसी की एक रिइटरेशन है ये भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को डायरेक्ट किया है स्टेट्स को कि आप सुओ मोटो रजिस्टर कर सकते हैं, करिए इनफैक्ट FIRs को हेट स्पीच इंसिडेंट्स पे, ओके, और प्रोसीड कीजिए ऑफेंडर्स के अगेंस्ट। इससे इसका वेट मत कीजिए कि हेट स्पीच हुई है तो कोई कंप्लेंट दर्ज करेगा तब हम FIR रजिस्टर करेंगे। डोंट वेट फॉर कंप्लेंट्स। अगर हेट स्पीच आपको लगता है उसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए और प्रोसीड कीजिए ऑफेंडर्स के अगेंस्ट। और साथ ही में सिर्फ और सिर्फ आपको अब यहाँ पे किसी कम्युनिटी कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी है, सिर्फ वो आपको हेट स्पीच करते दिख रही है, लेकिन जो मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी है, ऐसा हम जजेस को कहते सुन रहे हैं, जो मेजॉरिटी रिलीजन के लोग हैं हमारे देश में, वो अगर कोई हेट स्पीच करते हैं तो उनको नहीं प्रोसिक्यूट करना, पर सिर्फ माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट करना, ये नहीं होना चाहिए। Hate speech makers, irrespective of their religion, should be prosecuted. The secular nature of the nation has to be protected, the court stressed. कोर्ट ने इनफैक्ट ये भी कहा है कि जो पीनल प्रोविजन जिसके तहत हेट स्पीच ऑफेंडर्स को बुक किया जा सकता है IPC के, तो कुछ लिखे हैं 153A प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि कम्युनल वायलेंस बेसिकली, 153B इम्प्यूटेशन डिजर्शंस प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, 505 पब्लिक मिसचीफ, 295A डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ लिखी हैं, ओके। और साथ में बेंच ने ये भी कहा है जो जो DGPs हैं बेसिकली, वो सारे सारे स्टेट्स के वो इन्फॉर्म कर दे अपने सबॉर्डिनेट्स को कि इस तरह का कोर्ट ऑर्डर आया है, ताकि अप्रोप्रिएट एक्शन इसी के अकॉर्डेंस में आगे से लिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है। Okay, false videos posted by Kashyap may have triggered riots, but for our timely action, Tamil Nadu to Supreme Court. Supreme Court में तमिलनाडु ने अपना एफिडेविट सबमिट किया है। आप जानते हैं एलिजिडली जो एक यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप, हमने सब कुछ डिस्कस किया है कैसे आप जानते हैं कि प्रेस पे फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इस पे कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके मेंस में, या फिर आपसे इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा। तो कैसे फेक न्यूज़ की कितनी पावर है कि वो रायट्स तक कंडक्ट कर सकती है। हमने तमिलनाडु में माइग्रेंट इशू में देखा था रिसेंटली। तो उसी के केस में जो एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप है ना, तो उन्होंने जो वीडियोज़ फॉल्स एंड अनवेरिफाइड वीडियोज़ को वायरल किया और उनसे रायट्स हो सकते थे हैड तमिलनाडु एंड बिहार गवर्नमेंट नॉट इंटरवीन्ड। बट टाइमली इंटरवेंशन आया एंड हेंस द सिचुएशन वाज सॉर्ट ऑफ सॉल्व्ड। MK स्टालिन खुद आउटरीच उन्होंने किया, बाकी जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको, तो चीज़ें सेटल हो गई। तो वही बातें एफिडेविट में कही गई हैं। May have triggered violence and riots, but for timely okay among different groups on the grounds of language। and तो आप जानते हैं कि कैसे इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनको प्रताड़ित करती है तमिलनाडु की जनता बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इशू। बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई जा रही थी, तो उनको बुक किया गया है मिस्टर कश्यप को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत और 6 और केसेस में जो तमिलनाडु ने लगाए हैं। पर मिस्टर कश्यप सेड कि देखिए प्लीज़ मेरा जो नेटिव स्टेट है बिहार, वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए इस केस को। पर फिर तमिलनाडु से एफिडेविट मांगा और तमिलनाडु के एफिडेविट में ये सारी बातें लिखी हैं। ओके, वी शुड फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑन सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म। अब देखिए वही सारी बातें। ओके, वी विल टेक दिस आर्टिकल अप टुमारो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।